अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोडक्शन थ्योरी का सेकंड टॉपिक जो क्या है रिटर्न टू स्केल और रिटर्न टू फैक्टर एंड आइसोकॉन। So the first one is return to scale. What is return to scale? It is a long runway. It is a long run law in which all factors are variable. इसमें क्या होता है जो जितने भी factors होते हैं ये उस सारे के सारे variable होते हैं. Or we can say when a firm increases the various factor of production in a fixed proportion, the output increases in three ways. अब कौन कौन से है वो three ways उसको हम stages में उसमें लिखा हुआ है कि stages of return to scale. So first one is constant return to scale, the second one is increasing return to scale, and the third one is decreasing return to scale. So अब फर्स्ट वाला देख लेते हैं कि constant return to scale क्या होता है. Changes in proportion of input is equal to the changes in proportion of output. यहाँ पर अगर हम डायग्रामेटिकली देखें इसको तो हमारे पास क्या है, हमने y एक्सिस पर कैपिटल को लिया हुआ है और x एक्सिस पर हमने लेबर को लिया है. तो ओरिजिन से हम देखें जितना हमने कैपिटल लिया हुआ है उतना ही हमने लेबर लिया है 8 पॉइंट A. सिमिलरली अगर हम पॉइंट B पर देखें तो हमारे पास बी पॉइंट पर भी 2k मीन्स 2 कैपिटल और 2 लेबर लिया हुआ है. तो इनका अगर डिफरेंस देखें कर्व्स का तो वो क्या हो रहे हैं एट द कांस्टेंट यानी कि सेम डिफरेंस के साथ वो बढ़ रहे हैं क्योंकि कांस्टेंट है. जितना हम ओ ए का जो डिफरेंस है वो इक्वल है ए बी का डिफरेंस और बी सी का डिफरेंस, तीनों के तीनों जो है वो इक्वल है. यहाँ पर देखें तो ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस सारे के सारे डिफरेंस जो है वो इक्वल है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है. द सेकंड वन इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल. The change in proportion of input is less than the change in proportion of in output. जितना हम चेंज आउटपुट इनपुट में लाएंगे उससे हमारा जो चेंज है आउटपुट में वो ज्यादा होगा. यानी कि हम कम आउट इनपुट देंगे और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लेंगे. इट मीन्स दिस इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल. और ये हमारे ये कह सकते हैं हम इसको कि ये हमारे पास ये इस टाइम पर ये जो पॉइंट होता है ये फायदा हमें देती है. कैसे कि हमारे पास अगर हम डायग्राम में देखें तो हमारे पास वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया हुआ है कैपिटल को और एक्स एक्सिस पर हमने लेबर को लिया हुआ है. अब हम हमारे पास कैपिटल जो है वो ओ से ए तक का जो डिफरेंस है, अब ए से बी तक का डिफरेंस है, ओ से ए तक का डिफरेंस जो है वो ज्यादा था एज कंपेयर टू ए से बी तक का डिफरेंस. अब ए से बी का डिफरेंस देखें तो वो कम है ओ से ए तक का और आगे आगे वो जा रहा है तो वो कम होता जा रहा है. मतलब जितना हम इनपुट दे रहे हैं उससे हमारा आउटपुट जो है वो हम ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं. जितना हम लेबर और कैपिटल को हायर कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हमारा आउटपुट जो है जितना हम कम इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारा आउटपुट उसके मुकाबले में हमें ज्यादा मिल रहा है. इट मीन्स this is increasing return to scale. The third one is decreasing return to scale. What is decreasing return to scale? The change in proportion of input is greater than the proportionate change in output. हमारे पास जितना हम अब ये है डिसइकोनॉमीज का कि जितना हम या हम ये कह सकते हैं ये नुकसान है कि जितना हम इनपुट जितना ज्यादा दे रहे हैं उसके मुकाबले में हमारा आउटपुट जो हमें मिल रहा है वो कम है. जितना हम जितना मर्जी लेबर और कैपिटल को हायर करेंगे हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो कम से कम आएगा. अगर फर्स्ट पे देखें ओ से ए तक मींस ओरिजिन से ए तक का डिफरेंस जो है वो कम है लेकिन जैसे हम उसको इंक्रीज कर रहे हैं हमारा आउटपुट हमें उतना नहीं मिल रहा जितना कि मिलना चाहिए था. इट मीन्स दिस इज डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल.
अब बी से सी तक का डिफरेंस वो बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारा आउटपुट उतना नहीं है जितना हमें मिलना चाहिए था। तो ये क्या है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब हमारे पास ये आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस, ये भी हम कह सकते हैं, या ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटर्न टू फैक्टर एंड रिटर्न टू स्केल। सो रिटर्न, लेट्स सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास रिटर्न जो फैक्टर है वो हमारे पास है रिटर्न टू फैक्टर, आर से रिटर्न हम लिख लेते हैं रिटर्न टू फैक्टर, और रिटर्न टू, और फैक्टर जो है उसको हम एफ से लिख लेते हैं। तो जो हमारा रिटर्न टू फैक्टर है अगर वो इंक्रीज हो रहा है, और जो हमारा रिटर्न टू स्केल है वो भी इंक्रीज हो रहा है, रिटर्न टू स्केल, रिटर्न जो है वो उसको हम आर से प्रेजेंट कर लेते हैं, और स्केल, इनका डिफरेंस क्या है। सो जितना हम, लेट्स हमारे पास जो रिटर्न टू फैक्टर है, इट मीन्स हमारे पास जो फिक्स लैंड है और उस पर हमने डिफरेंट लेबर को हायर किया हुआ है, तो हमें दिस इज जो हमें आउटपुट मिल रहा है, मीन्स हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो भी इंक्रीज हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट। द सेकेंड वन इज हमारा क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट, और मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है, और द थर्ड वन इज एवरेज प्रोडक्ट। सो तीनों के तीनों जो है वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर में वो इंक्रीज हो रहे हैं इन अ फिक्स फैक्टर, क्योंकि हमारे पास जो लैंड है वो तो फिक्स है। द क्वेश्चन इज रिटर्न टू स्केल जो है उसमें हमारे पास जब वो इंक्रीजिंग रिटर्न, इट मीन्स हमारे पास हम जो इनपुट दे रहे हैं, इनपुट हम दे रहे हैं तो वो हमारा कम है, जो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है उसमें हम इनपुट कम दे रहे हैं, जबकि हमारा जो आउटपुट है वो ज्यादा से ज्यादा मिल रहा है। इट मीन्स दिस इज आउटपुट और दिस इज इनपुट। तो हमारा आउटपुट जो है वो ज्यादा है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में, और हमारा जो इनपुट है वो कम है और आउटपुट ज्यादा है। अगर इसी को अगर हम ये कहें कि डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, तो उसमें क्या होगा। तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर जो है उसमें हमारे पास क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट, यानी कि डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में हमारे पास जो टोटल प्रोडक्ट है वो भी डिक्रीज होगा, क्योंकि हम हमारे पास लैंड कम है और हम ज्यादा से ज्यादा लेबर उस पर हायर कर रहे हैं, तो वो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा, क्योंकि उसमें हमारे पास ज़रूरत नहीं है लेकिन हम हायर कर रहे हैं, और एवरेज प्रोडक्ट जो है वो भी डिक्लाइन चला जाएगा, यानी कि डिक्रीजिंग की तरफ जाएगा। सो दिस इज डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। और जो हमारा पास डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है उसमें हमारे पास क्या आएगा कि हम जो इनपुट है वो ज़्यादा देंगे, इनपुट का जो बॉक्स है वो हम बड़ा बना लेंगे, यानी कि हम इनपुट जो है वो ज़्यादा दे रहे हैं, दिस इज इनपुट, और जो हमारे पास उसके रिटर्न में हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो कम होगी। तो इसका मतलब हुआ हमारा जो रिटर्न टू स्केल है दिस इज आउटपुट, तो हमारे पास जो आउटपुट है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में वो कम है, और इनपुट हम ज्यादा दे रहे हैं, इट मीन दिस इज डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। So these are the concept of return to scale and return to factors. आगे देख लेते हैं हमारे पास क्या है, आइसोकॉन्ट। अब आइसोकॉन्ट क्या होता है, आइसोकॉन्ट को हम ये भी कह सकते हैं कि इक्वल प्रोडक्ट कर। सो आइसोकॉन्ट are the locus of various combination of inputs producing the same level of output.
आइसोकॉन्ट को हम, जैसे हमारे पास कंज्यूमर का था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हम पढ़ते थे इंडिफरेंस कर्व का, लेकिन आइसोकॉन्ट में हम क्या पढ़ते हैं, प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ते हैं। तो प्रोड्यूसर जो है वो आइसोकॉन्ट इज द लोकस ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, जितना इनपुट दे रहे हैं उस सेम लेवल पर उसको आउटपुट मिल रहा है। सो दिस इज व्हाट द आइसोकॉन्ट इज। अब स्लोप क्या है आइसोकॉन्ट का, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, marginal rate of technical substitution, MRTS, number of unit of capital gives up to get 1 unit of labor. It is diminishing in nature. और उसका फार्मूला क्या है, MRTS, marginal rate of technical substitution of labor and capital equal to marginal product of labor divided by marginal product of capital. डायग्रामेटिकली देख लेते तो ये डिमिनिशिंग है, क्योंकि हमारे पास जो y एक्सिस है उस पर हमने कैपिटल लिया हुआ है और x एक्सिस पर हमने लेबर लिया हुआ है। तो जब हमारे पास 9 हमने कैपिटल के यूनिट यूज किए तो हमारे पास उस टाइम हमने 5 लेबर का यूज किया, लेकिन जैसे हमने उसको डिक्रीज किया, कम किया कैपिटल को, तो हमारा जो लेबर है वो बढ़ा दिया गया 5 से 10 तक। अब डिफरेंस ज्यादा है ना, 6 से 9 तक 3 का डिफरेंस है, जबकि 5 से 10 तक का 5 का डिफरेंस है। अब 6 से अगर हम 4 की तरफ जाए तो 2 का डिफरेंस है, जबकि हमारे पास फिर से 5 का ही डिफरेंस आ रहा है, 15 आ रहा है। सो इट इज डिमिनिशिंग इन नेचर। और iso cost line. Iso means equal and quant means quantity. Therefore, an isoquant represents a constant quantity of output. Or we can say an iso cost line is defined as the locus of various combination of factor which a firm can buy with constant outlay or expenditure. That's हमारे पास डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स को हम कैसे लेंगे, कि सेम खर्चा करके हम डिफरेंट कम्बिनेशन को कैसे लेंगे। हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। अगर हम एक्स का, वाई का 10 यूनिट ले रहे हैं और एक्स का 1 यूनिट ले रहे हैं और खर्चा हमारा सेम है, तो वी कैन से 100 है। सो 100 खर्चा करके हमारे पास जो आउटपुट है, हमने टू फैक्टर्स को कुछ कॉम्बिनेशन को यूं लिया है। सिमिलरली अगर हमने खर्चा कम किया है और तो एक्स वाई गुड्स का जो है वो हमने ऐड कर लिया है, लेकिन हमने एक्स एक्सिस में हमने टू कमोडिटीज, तो हमने फिर से अपना जो एक्सपेंडिचर है वो फुल यूटिलाइज किया है। तो जो इनको मिला के जो हमारे पास इन पॉइंट्स को मिला के जो हमारे पास ग्राफ आएगा वो क्या कहलाएगा, आइसो कॉस्ट लाइन, क्योंकि ये हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन को हमने लिया हुआ है। अब हमारे पास है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा। फॉर अ फर्म प्रोड्यूसिंग सिंगल आउटपुट, इक्विलिब्रियम विल अकर एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑफ आइसोकॉन्ट एट द आइसो कॉस्ट लाइन। एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हमारे पास क्या होगा, सिंगल कमोडिटी के केस में हमारे पास जो उसका इक्विलिब्रियम है वो एट पॉइंट ए पर है। तो यहाँ पर हमारे पास मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन जो MRTS है उसका जो स्लोप है वो किस चीज़ की इक्वल होगा, प्राइस ऑफ लेबर बाय प्राइस ऑफ कैपिटल। जितना हम MR मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन MRTS किसकी इक्वल होगा, MRTS प्राइस ऑफ लेबर। सो PL को हम ले लेंगे, PL डिवाइडेड बाय PK प्राइस ऑफ कैपिटल। तो हमारे पास स्लोप आएगा, इक्विलिब्रियम का जो स्लोप है वो इसकी इक्वल होगा। द क्वेश्चन इज what is the slope of the आइसो कॉस्ट लाइन। तो आइसो कॉस्ट लाइन का जो स्लोप है वो हमारे पास आएगा प्राइस ऑफ लेबर और प्राइस ऑफ कैपिटल जो है वो किस चीज़ की इक्वल है, हमारे पास वेजेस ओवर
इंटरेस्ट रेट की, क्योंकि वेजेस जो है वो लेबर ले रहे होते हैं, इंटरेस्ट जो है वो कैपिटल के ऊपर आ रहा होता है, सो स्लोप जो है उसका MRPTS का PL/PK का इक्वल होगा, PL लेबर और बाय PK। दिस इज कैपिटल। Production possibilities curve, PPC, is a short form of production possibility curve. A production possibility curve measure the maximum output of two goods using a fixed amount of input. Diagrammatically देख लेते हैं, हमारे पास x एक्सिस पर हमने फूड्स को लिया हुआ है और y एक्सिस पर हमने क्लॉथिंग लिया हुआ है। हम अब यहाँ पर टू गुड्स की बात कर रहे हैं, तो गुड x और गुड y, यहाँ पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो 8 पॉइंट B और 8 पॉइंट A, अगर हम फुली यूटिलाइज कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज को, तो हम एट द पॉइंट जो कि PPC के ऊपर जितने भी पॉइंट हमारे बनेंगे, इट मीन्स हम रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर रहे हैं। और अगर हम उसके नीचे अंतर की तरफ कर रहे हैं, इट मीन्स हम रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे। 8 पॉइंट A, इट मीन्स हमारे रिसोर्सेज ज़्यादा है, लेकिन हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करें। अगर हम 8 पॉइंट C, अगर हम यहाँ पर पॉइंट C बना ले, तो और यहाँ पर हम कहें कि रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, तो वो हम रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर रहे, बल्कि वो हमारे बजट से ही बाहर है। 8 पॉइंट C हम 8 पॉइंट C हम रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज ही नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ तक अप्रोच ही नहीं है। 8 पॉइंट B, इट मीन्स हम यूटिलाइज कर रहे हैं आर रिसोर्सेज को। खैर, ये तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट था। हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी PPC की, जो कि दिस इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब यहाँ पर फिक्स अमाउंट को हम यूटिलाइज कर रहे हैं, तो कितना हम गुड X ले रहे हैं और कितना हम गुड Y ले रहे हैं, इन दोनों को यूटिलाइज करके जितना भी हमारे पास रिसोर्सेज को हम फुली यूटिलाइज करके कितने नंबर ऑफ यूनिट हम y एक्सिस को ले रहे हैं और कितना नंबर ऑफ यूनिट हम x एक्सिस को ले रहे हैं। अगर हम कम कर दें, y एक्सिस को डिक्रीज कर दें और x एक्सिस को इंक्रीज कर दें, तो फिर भी हमारा जो नंबर ऑफ रिसोर्सेज है वो फुली यूटिलाइज हो रहे हैं इस पॉइंट पर भी, लेकिन हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो डिफरेंट हो गया अब इस पॉइंट पर। सो द पॉइंट इज, व्हाट इज आइसो रेवेन्यू लाइन। यहाँ पर PPC में हमारे पास क्या था कि हम टू गुड्स को किस तरह यूटिलाइज कर रहा है, अपने फिक्स इनपुट को यूज करके टू गुड्स को मैक्सिमम आउटपुट को किस तरह मैक्सिमम आउटपुट को मेजर करने के लिए हम फिक्स अमाउंट को कैसे यूज कर रहे हैं। अब हमारे पास सेकंड जो है वो आइसो रेवेन्यू लाइन है। आइसो रेवेन्यू लाइन मींस द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच जनरेट इक्वल रेवेन्यू। के इक्वल रेवेन्यू हम किस तरह जनरेट कर सकते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस पर हम कॉम्बिनेशन बना ले, तो टू गुड्स की, x और y की, गुड x और गुड y, तो हम किस तरह यूटिलाइज करके टू गुड्स को रेवेन्यू किस तरह जनरेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम रेवेन्यू जनरेशन की बात कर रहे हैं टू गुड्स के कॉम्बिनेशन से। अब द पॉइंट इज, व्हाट इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, और वी कैन से MRPT, मार्जिनल रेट ऑफ product transformation, the number of unit of good that must be foregone to create one unit of another good। दूसरे एक गुड की यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए दूसरे यूनिट ऑफ गुड को हमने कितना फॉरगॉन करना है। लेट्स सपोज हमारे पास जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है, अब यहाँ पर हम वहाँ पर सिंगल
पीछे हमने पढ़ा था तो हम सिंगल कमोडिटी की बात, यहाँ पर हम मल्टी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में हमारे पास गुड एक्स और गुड वाई मीन्स टू गुड्स है। तो 8 पॉइंट ई आर इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या है, स्लोप ऑफ पीपीसी और स्लोप ऑफ आइसो रेवेन्यू जो है वो इक्वल है। 8 पॉइंट इक्विलिब्रियम 8 पॉइंट ई आर एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारे पास जो स्लोप है पीपीसी और स्लोप ऑफ आइसो रेवेन्यू इस पॉइंट पर दोनों इक्वल है। और हमारे पास जो आइसो रेवेन्यू लाइन है उसका स्लोप क्या होगा, उसको हम लिख सकते हैं कि आइसो रेवेन्यू लाइन जो है वो उसका स्लोप जो है वो इक्वल है पी एक्स ओवर पी वाई, पी एक्स बाई पी वाई, price of x divided by price of y, or we can say marginal rate of इसकी भी इक्वल है और एम आर marginal cost of x, marginal cost of x और डिवाइडेड बाय मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वाई। सो जो हमारा आइसो रेवेन्यू लाइन है ये उसका स्लोप है marginal cost of y, दिस इज सी। अब हमारे पास है जो इक्विलिब्रियम है एम आर 8 पॉइंट ई, हमारा जो इक्विलिब्रियम है यहाँ पर इसका स्लोप क्या होगा, सो एम आर टी एस जो है वो इस पॉइंट पर है। अब इसका स्लोप जो है वो हमारे पास पी एम आर टी एक्स का जो एक्स और वाई है, एम आर टी एक्स मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल या प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, एम आर टी एस एम आर पी टी प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, इसका स्लोप जो है वो हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है, प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। ये इस पॉइंट पर हम किसकी बात कर रहे हैं, मल्टी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। हर टू कमोडिटीज आर मोर देन टू कमोडिटीज, और पीछे हमने पढ़ा था सिंगल कमोडिटी के बारे में।